हेलो फ्रेंड्स, पिछला क्लास में हम लोग देखे थे झारखंड से टॉपिक रिलेटेड उनके परिचय, मतलब झारखंड का परिचय इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल हम लोग जो शुरू किए थे हिस्ट्री में, उत्तर वैदिक काल में किस तरह का परिवर्तन हुआ था। वहां पर हम लोग पहला देखे थे कि धार्मिक आंदोलन के बारे में। धार्मिक आंदोलन में पढ़े थे हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। उसके बारे में और भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग वहां पर शुरू करेंगे। शशांक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पर देखेंगे। साथ ही साथ हम और एक चीज बात की थी कि उत्तर वैदिक काल में मुंडाओं का आगमन हुआ था। उत्तर वैदिक काल का दूसरी घटना जो थी वो था मुंडाओं का आगमन। मुंडाओं के आगमन के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ का मानना है कि इनका आगमन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ मानते हैं कि ये लोग मध्य भारत से आए हैं, कुछ कहते हैं मध्य देश से आए हैं, कुछ कहते हैं तिब्बत से आए हैं। तो अभी भी पूरी तरह से सटीक जानकारी हम लोग के पास नहीं है कि मुंडाओं का आगमन कब हुआ और ये लोग कहां से आए हैं। इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ रहे हैं किस आधार पर? तो लोक कथाओं और लोक गीतों के आधार पर हम लोग कुछ इनके बारे में जानकारी निकालते हैं। इतिहासकार इनके बारे में जानकारी निकालते हैं और लिखते हैं। अगर झारखंड का इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो अभी भी इसके बारे में सटीक ढंग से सुसंगठित व्यवस्था से नहीं लिखा गया है झारखंड का इतिहास। आज का अगर न्यूज़पेपर हम लोग देखें तो उसमें जिक्र है कि जो साहेबगंज के तरफ का इलाका है, मैपिंग में हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि साहेबगंज की तरफ जो इलाका है वहां पर समुद्री सेल के अवशेष मिले हैं। आज का पेपर में दिया हुआ है, जो नया शोध हुआ है उसके बारे में। अगर हम लोग देखें यहाँ पर समुद्री सेल प्राप्त हुआ है, मतलब ये इलाका कभी समुद्र के किनारे रहा होगा। ठीक है, ये इलाका कभी समुद्र के किनारे रहा होगा। लेकिन वास्तविक स्थिति अगर अभी हम लोग देखें तो समुद्र की स्थिति यहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। बहुत पहले की बात है ये, जो अभी अभी जानकारी मिली, अभी अभी नए शोध में पता चला है कि ये इलाका कभी समुद्र के किनारे रहा होगा। इसी तरह से हम लोग अगर देखें कि झारखंड का इतिहास आगे जब इसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी तो और भी हम लोग को अच्छे ढंग से पता चलेगा झारखंड के इतिहास के बारे में। इसी तरह से अगर हम लोग लोहा के बारे में देखें हम लोग तो जो वैश्विक पटल पर बात है कि लोहा का खोज 1400 ईसा पूर्व के लगभग में हुआ था। मतलब लोहा के बारे में ज्ञान कब हुआ था? 1400 ईसा पूर्व के लगभग में हुआ था। लेकिन कुछ झारखंड के इतिहासकारों का मानना है कि जो असुर लोग थे उनका व्यवसाय क्या था? लोहा गलाना। इससे हथियार बनाना। और ये लोग कब से ये काम कर रहे थे? 2400 ईसा पूर्व से। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो वैश्विक पटल पर मान्यता है कि लोहा का खोज एशिया माइनर में सबसे पहले हुआ था और ये जानकारी कब मिली थी? 1400 ईसा पूर्व के लगभग में जानकारी मिली थी। लेकिन झारखंड के इतिहासकारों का मानना है कि असुर लोगों को इससे भी पूर्व 2400 ईसा पूर्व ही इनके बारे में जानकारी थी, लोहा के बारे में जानकारी थी। और ये लोग जो लोहा से हथियार बनाते थे, मेसोपोटामिया तक इनका जाता था हथियार। साथ ही साथ दमिश्क की जो तलवारें बनती थी वो असुरों के द्वारा बनाई जाती थी। मतलब इनको पहले ही जानकारी थी, ऐसा झारखंड के इतिहासकारों का मानना है। लेकिन वैश्विक पटल पर ये चीज नहीं मानी गई है अभी की बात। ठीक इसी तरह से मुंडाओं की जो लोकगीत है, लोक कथा है, उनसे पता चलता है कि मुंडाओं का आगमन मध्य भारत से हुआ है। जब आर्य लोग भारत आए, जब भारत आए तो कुछ अशांति जैसी स्थिति इनके साथ हुई। फिर ये लोग किधर गए? दक्षिण की ओर बढ़े और दक्षिण की ओर आकर के ये लोग बसना शुरू किए। इस तरह से ये लोग का प्रवेश शायद झारखंड में इसी स्थिति में हुआ होगा। अगर हम लोग बात करें इनके बारे में तो इनके एक देवता है, जो प्रमुख देवता है वो है सिंगोंगा।
मुंडाओं के अनुसार ये जो है जगत निर्माता है, सृष्टि के निर्माता है। इन लोग के लोक कथाओं में है कि ये पृथ्वी पहले जलमग्न थी। हम लोग ज्योग्राफी में भी ये भी चीज पढ़ेंगे कि पृथ्वी जलमग्न थी। तो सिंह बोंगा ने मतलब इनके प्रमुख देवता ने कुछ कीड़े मकोड़े बनाए, जैसे कि कछुआ, जोंक, इन चीजों को बनाए और इनको कहां भेजे? पृथ्वी पर। तो ये जलमग्न पृथ्वी पर से क्या किए? मिट्टी को खोद करके बाहर लाए। ठीक है, ऐसा मान्यता है इन लोगों में, लोक कथाओं में, कि सिंह बोंगा ने कुछ कीड़े मकोड़ों को बनाए जिन्होंने पृथ्वी जो जलमग्न थी वहां से मिट्टी को उखाड़े हो और मिट्टी को उखाड़ करके ऊपर लाए। उसके बाद इनके जगत निर्माता ने, सिंह बोंगा ने, कुछ पशु पक्षी बनाए, उनको भेजे इस दुनिया में। और एक पक्षी के अंडे से दो संतति का जन्म हुआ। एक है लुटकम हड़िया, दूसरा है लुटकम बुढ़िया। कहीं कहीं ये लुटकम की जगह लटकम लिखा रहता है, कहीं कहीं ये लुटकम हड़िया की जगह लुटकम हड़म लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो पक्षी के अंडे से दो संतति का जन्म हुआ। क्या नाम है? लुटकम हड़म और लुटकम बुढ़िया। इन्हीं को फिर से क्या बोला गया? होड़ो और होड़ाको। ठीक है, क्या बोला गया? होड़ो और होड़ाको। इनका मानना है हम सभी जो संतान है इन्हीं के संतान है, होड़ो और होड़ाको के ही संतान है। मतलब क्या निकला? सिंह बोंगा ने इस सृष्टि का निर्माण किए। पृथ्वी जब जलमग्न थी उस समय उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़े जैसे कछुआ, जोंक, ये सब चीज को उन्होंने पृथ्वी पर भेजे। जलमग्न पृथ्वी से उन्होंने मिट्टी को निकाला। मिट्टी जब बाहर आई उसके बाद सिंह बोंगा ने कुछ पशु पक्षी का निर्माण किए, पशु पक्षी को इस दुनिया में भेजे। पक्षी के अंडे से लुटकम हड़म और लुटकम बुढ़िया का जन्म हुआ, जिन्हें होड़ो और होड़ाको कहा जाता है। इनका मानना है हम सभी इन्हीं के संतान हैं, होड़ो और होड़ाको के संतान हैं। ठीक है, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो सिंह बोंगा इन लोगों के सर्वश्रेष्ठ देवता है। अब इनका आगमन के बारे में जरा देखते हैं। ऐसा मान्यता है कि जब आर्यों का आगमन हुआ तो मध्य भारत से ये लोग कहां पर पहुंचे? आजमगढ़ होते हुए रुईदासगढ़, ठीक है, इसको रोहतासगढ़ बोला जाता है। कहां पहुंचे? रोहतासगढ़। इनको रुईदासगढ़ उसमें बोला जाता है। ठीक है, देखिएगा, आजमगढ़ होते हुए जब वहां पर मतलब मध्य भारत में जब अशांति का माहौल हुआ तो वो लोग वहां से निकले और आजमगढ़ होते हुए ये लोग रोहतासगढ़ पहुंचे। रोहतासगढ़ में उसमें खरवार जाति रहती थी। ठीक है, रोहतासगढ़ में उस समय खरवार जाति रहती थी। इनके नेता थे माधव सिंह। कौन है इनके नेता? माधव सिंह इनके नेता है। और जो मुंडा है इनके नेता थे रीसा मुंडा। मान्यता यह है कि जब ये लोग रोहतासगढ़ पहुंचे तो इन दोनों के बीच में भिड़ंत हुई। ठीक है, इन दोनों के बीच में भिड़ंत हुई, रीसा मुंडा और माधव सिंह के बीच में, मुंडा और खरवार जनजाति के बीच में, इनके नेताओं के बीच में भिड़ंत हुई, जिसमें रीसा मुंडा हार गए। ये भी मान्यता है ये लोग जब निकले थे मध्य भारत से तो इनकी संख्या करीब करीब 21,000 थी। ये जब यहाँ हार गए, माधव सिंह से जब रीसा मुंडा हार गए तो फिर एक रात बताते हैं रीसा मुंडा कि इनको स्वप्न में कौन आए? सिंह बोंगा आए। एक रात स्वप्न में इनको सिंह बोंगा के दर्शन हुए, जिसमें सिंह बोंगा ने इनको निर्देश किए
कि आप दक्षिण की ओर जाइए जहां पर सोनालकेन देश है। ऋषा मुंडा को स्वप्न में सिंगबोंगा ने निर्देश दिए कि आप दक्षिण की ओर जाइए, आगे बढ़िए दक्षिण की ओर जहां पर सोनालकेन देश है। सोनालकेन देश है अर्थात सुनहरा देश है। मतलब सिंगबोंगा ने उनको निर्देश दिए कि आप दक्षिण की ओर जाइए जहां सोनालकेन देश है, सुनहरा देश है, वहां पर आप शांति के साथ रह सकते हैं, सहजता से रह सकते हैं, अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो ये चीज ये बताते हैं कौन, ऋषा मुंडा, कि उनको इस तरह से स्वप्न में सिंगबोंगा ने निर्देश दिए। उसके पश्चात ये लोग दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और झारखंड के जंगलों में प्रवेश करते हैं। झारखंड के जंगलों में प्रवेश करते हैं। लेकिन इन जंगल झाड़ियों को देख करके, इतने घने जंगल, विशाल जंगल को देख करके ये लोग डर जाते हैं। कौन, मुंडा लोग डर जाते हैं इतने घने जंगल को देख करके। वे लोग सोचना शुरू कर देते हैं इतने घने जंगल में वे कैसे रह सकते हैं, यहाँ पर तो दैत्य रहते होंगे, जंगली जानवर रहते होंगे, इनको जान का डर है, ये कैसे यहाँ पर जिंदगी अपना बसर कर सकते हैं, कैसे अपना निवास स्थल इसको बना सकते हैं। क्योंकि अब ऋषा मुंडा को ऐसा निर्देश मिला था सिंगबोंगा के द्वारा, ये इस तरह से बताया है कि सिंगबोंगा ने ही इनको भेजा है इस क्षेत्र में। तो आपस में ये लोग क्या निर्धारित करते हैं कि एक सफेद मुर्गी को जब इन जंगलों में प्रवेश किए हैं, डर गए, तो ये एक मतलब कोई उपाय निकालते हैं कि क्या किया जाए, आपसी सहमति से कि क्या किया जाए, यहाँ पर बसा जाए, नहीं बसा जाए, कहीं और चले। इन सब के बीच एक उपाय निकालते हैं ये लोग कि हम जो करेंगे कि जंगलों में चारों ओर आग लगा देंगे, जंगल के चारों ओर आग लगा देंगे और एक सफेद मुर्गी इसमें छोड़ देंगे। ठीक है, क्या हुआ, एक सफेद मुर्गी को जंगल के बीच में छोड़ देंगे, चारों ओर आग लगा देंगे। 7 दिन और 7 रात के बाद अगर ये सफेद मुर्गी सही सलामत वापस आ जाती है, तब हम लोग समझेंगे कि ये जगह रहने लायक है, हमारे सिंगबोंगा ने हमें भेजा है, हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे और हम यहाँ पर अपना निवास स्थल बनाएंगे। तो होता भी यही है, 7 दिन और 7 रात के बाद ऐसा माना जाता है कि ये सफेद मुर्गी सही सलामत वापस आ जाती है। तब ये जो 21,000 मुंडा है यहाँ इन जंगलों में प्रवेश करते हैं और अपना निवास स्थल बनाते हैं। देखिएगा, मुंडाओं का आगमन हो गया अब यहाँ पर। तो आरंभिक नेता इनके कौन रहे, मतलब शुरुआती जो नेता थे कौन थे, ऋषा मुंडा थे। जब ये लोग रोहतासगढ़ पहुंचते हैं तो उनका भिड़ंत किनके साथ होता है, तो खरवार जाति के नेता माधव सिंह के साथ इनका भिड़ंत होता है, जिसमें ऋषा मुंडा हार गए। इसके पश्चात उनको स्वप्न में निर्देश मिला सिंगबोंगा का कि दक्षिण की ओर बढ़िए जहां सोनालकेन देश है, और इस तरह से वो लोग झारखंड के जंगलों में प्रवेश करते हैं और यहाँ रहना शुरू करते हैं। जब ये लोग यहाँ पर आए तो इन्होंने क्या किया, झारखंड में राज्य की स्थापना की। ठीक है, ऐसा भी इतिहासकारों का भी मानना है कि जो आरंभिक राज्य की निर्माता है झारखंड के, वो मुंडा जनजाति है। इससे पहले यहाँ झारखंड में राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पर रहते तो थे लोग, लेकिन राज्य की स्थापना किसी प्रकार की नहीं थी। तो इन्होंने राज्य की स्थापना की और जो राज्य का नाम रखा वो रखा गया सुतिया नागखंड।
क्या राज्य का नाम रखा गया? सूतिया नागखंड। इनके राजा कौन बने? तो राजा बने सूतिया पाहन। कहीं कहीं ये भी चीज लिखा हुआ रहता है सूतिया मुंडा, ठीक है, और कहीं कहीं सूतिया पाहन। तो इनके पहले जो राजा हुए कौन बने? सूतिया पाहन। लेकिन पहले जो नेता थे, आरंभिक नेता थे, वो थे ऋषा मुंडा। ये राजा नहीं बने, इन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं निभाई। प्रशासनिक जिम्मेदारी किन्होंने निभाई? सूतिया पाहन ने। ये राजा बने पूरे झारखंड क्षेत्र को। आज जो हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ते हैं, इसका एरिया क्या है? 79714 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग देखे थे। लेकिन उस समय जो झारखंड राज्य थी वो इससे कुछ बड़ा थी, इससे कुछ बड़ा थी, लगभग 1,80,000 किलोमीटर के समय के लगभग में थी। तो उस समय जो हम लोग देखेंगे, मालूम चलेगा जब इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे, बर्धमान हो गया, भागलपुर हो गया, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के ही इतिहास में। मतलब वो सब एरिया भी इन्हीं क्षेत्रों में थी पहले। अब जब राज्य की स्थापना हुई, सूतिया नागखंड, राजा बने सूतिया पाहन। तो इन क्षेत्रों को, जो झारखंड क्षेत्र था, 7 गढ़ में इसको बांटा गया, ठीक है। ध्यान रखना है कितने गढ़ में बांटा? 7 गढ़ में और 21 परगना में इनको बांट दिया गया। इन 7 गढ़ों में कौन कौन से हैं? हजारीबाग, लोहागढ़ मतलब लोहरदगा, तीसरा ले सकते हैं हम लोग सिंहगढ़, सिंहभूम का इलाका, मानगढ़, मानभूम, पलामू का एरिया को बोला जाता है पालूनगढ़, केसलगढ़, सातवां था सुरगुजा का एरिया, सुरगुमगढ़ करके। इन 7 गढ़ों में इस झारखंड प्रदेश को बांट दिया गया था प्रशासनिक सुविधा के लिए, ठीक है। कि ये हम लोग याद रखेंगे, इन 7 गढ़ों का नाम कौन कौन सा था? हजारीबाग, लोहागढ़, सिंहगढ़, मानगढ़, पालूनगढ़, केसलगढ़ और सुरगुमगढ़। इन इलाकों को बांट दिया गया था। तो इन 7 गढ़ों का नाम हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, इनका कार्यकाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इन्होंने राज्य की स्थापना कब की, कब से कब तक रहा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हम लोग के बारे में। मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? सूतिया पाहन के बारे में, ठीक। ऐसा भी मान्यता है कि जब ये लोग 21,000 आए थे, हम क्या बात किए थे पहले, कि जो इनका मध्य भारत से जो ये लोग निर्वासित हुए थे, जो बाहर निकले थे, झारखंड की ओर आवर्जन हुए थे, उस समय इनकी संख्या कितनी थी? 21,000 थी। हो सकता है इसलिए इन्होंने 21 परगना में बांटा हो, ठीक है। इसलिए इन्होंने 21 परगना में इन क्षेत्रों को बांटा हो। हर एक 1000 पर हो सकता है कितने हो? एक नेता, या एक परगना के लिए 1000 मुंडाओं के लिए बांट दिया गया हो, ठीक है। तो जिन्हें बताया जाता है कि एक थे सूतिया, जिन्होंने जहां पर राज्य किया वो सूतियाम्बे कहलाया, ठीक है। इनकी राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे, एक चीज भूल गए लिखना, राजधानी जो थी इनके सूतिया नागखंड की, वो सूतियाम्बे थे, ठीक। सूतियाम्बे रांची के आसपास पिठोरिया
की जगह के आसपास में है, ठीक है, पिठोरिया के आसपास में सुतियाम्बे गांव। तो सुतिया ने क्या किया, सुतियाम्बे गांव की स्थापना की। इसी तरह से कुछ कुछ मान्यता है कि चूटू ने चूटिया, नागू जो भाई थे दोनों, नागपुर आगे चल के कहलाया। ये भी मान्यता है कि चूटू और नागू से ही बना छोटा नागपुर, आधुनिक जो राज्य कहलाया, जो क्षेत्र कहलाया वो है छोटा नागपुर, ठीक है। पहले चूटू नागू, छोटा नागपुर, इस तरह से बना नाम, ठीक है। तो यहाँ हो गया राजधानी के बारे में भी थोड़ा सा समझ लिए। 21,000 जो लोग थे, इसलिए हो सकता है 21 परगना में बांटा गया हो। इनके नेता के नाम पर ही गांव की स्थापना हुआ है, ये सब भी देख लिए हम लोग। अब जब बात की हम लोग सुतिया पाहन के बारे में, उसके बाद जो कौन राजा बने इसके बारे में कोई भी जानकारी हम लोग के पास नहीं है। इतिहासकारों के पास इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इनके बाद कौन राजा बना। क्या जानकारी है इनके हम लोग के पास, तो इनके आरंभिक नेता रेसा मुंडा थे, पहले राजा जो थे सुतिया पाहन थे, और आखिरी राजा जो अंतिम राजा हुए कौन थे, मदरा मुंडा, ठीक है। अंतिम राजा कौन हुए, मदरा मुंडा। बाकी इसके बीच में हम लोग को किसी के बारे में जानकारी नहीं है। अब थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं हम लोग के पास कार्यकाल तो नहीं है, समय भी नहीं है कि कब इन्होंने राज्य की स्थापना की, लेकिन हाँ इतना पता है, हो सकता है कि 600 ईसा पूर्व के बाद इनका आगमन हुआ हो। यहाँ पर पहले ही कुछ लोग रहते थे, जैसा हम लोग पिछले क्लास में पढ़े। कौन थे वो लोग, नाग लोग थे, असुर नाग लोग थे। तो हो सकता है दोनों ने मिलकर के यहाँ पर रहना शुरू किया हो, धीरे धीरे आपस में जब भाईचारा हो गया हो, धीरे धीरे इन्होंने राज्य की स्थापना की। और राज्य की स्थापना जब की तो दोनों लोग रहते थे, हो सकता है, तो इसलिए इनका नाम, जो राज्य का नाम बना सुतिया नागखंड, सुतिया नागखंड। हम बताना चाह रहे हैं कि आखिर ये नाम, जो राज्य का नाम रखा गया सुतिया नागखंड, क्यों रखा गया। राजधानी सुतियाम्बे है, चलिए सुतिया थे राजा, इसलिए अपने नाम पर राजधानी रखे इन्होंने। सुतिया यहाँ पर भी है, लेकिन नागखंड क्यों रखा गया। हो सकता है कि नाग लोग यहाँ जो रहते थे पहले, उनका भी इनमें योगदान रहा, राज्य की स्थापना में योगदान रहा, इसलिए उनके नाम पर भी इनका नाम जोड़ा गया, सुतिया नागखंड। कुछ मान्यता ऐसा भी है कि विष्णु पुराण में इस क्षेत्र को नागखंड बोला गया या फिर नागद्वीप बोला गया, ठीक है। कुछ मान्यता ऐसा भी है कि इस क्षेत्र को विष्णु पुराण में नागद्वीप या नागखंड बोला गया है। जम्मू द्वीप में भी जो राज्य के बारे में जिनका जानकारी है, उसमें भी इनको नागद्वीप या नागखंड बोला गया है। तो हो सकता है पहले से ही इस क्षेत्र का नाम नागखंड के रूप में चला आ रहा हो, इनके बारे में जानकारी हो ये लोग को, तो बस अपना नाम इनके साथ जोड़ दिया सुतिया नागखंड। ये नामकरण के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है इन सब कारणों से इस क्षेत्र का नामकरण हुआ हो, क्योंकि मेंस में हम लोग को लिखने के लिए आ सकता है ऐसे सवाल। हम बात किए थे पिछला क्लास में कि हम इसके बारे में भी थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे कि जब मुंडाओं का आगमन हुआ, और हम बात कर रहे हैं नाग लोग यहाँ पहले रहते थे, तो क्या दोनों में आपसी मित्रता के साथ राज्य की स्थापना हुई, क्या कभी इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी। तो अगर हम लोग बात समझने का कोशिश करें, क्योंकि सही जानकारी तो अभी भी इतिहासकारों के पास नहीं है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि कुछ भी अभी तक प्रमाणित नहीं है इसके बारे में। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब मुंडाओं का आगमन यहाँ पर हुआ होगा, जो नाग असुर लोग थे उनको देख करके खुश हुए होंगे, असुर लोग इनको देख करके खुश हुए होंगे, क्योंकि ये लोग आए यहाँ पर, अपने घर बार बसाए, राज्य की स्थापना किए, गांव बनाए बड़े बड़े, तो इससे असुर लोग खुश हुए। क्यों खुश हुए, तो इनका जो व्यापार था लोहा गलाने का, तो अब इनके पास क्या हो सकता है कि इनके पास एक तरह से कस्टमर मिल गया,
ठीक है। दूसरा चीज, इनके साथ रहने के लिए कुछ लोग मिल गए और वैसे लोग मिले जिनको कृषि की जानकारी है, जिनको कृषि की जानकारी है। असुर लोग को कृषि की जानकारी नहीं थी, लेकिन मुंडाओं को कृषि की जानकारी थी। इन्होंने जब आजमगढ़ में कुछ वक्त बिताए थे आर्यों के साथ, तो वहां पर इन्होंने आर्यों से कृषि के बारे में सीखी थी, तो इनको कृषि के बारे में जानकारी थी। इसीलिए जब ये लोग यहाँ पर आकर के बसे, तारे लोग खुश हुए होंगे कि इनको कृषि की जानकारी है, तो अच्छी बात है, इनको इससे फसल प्राप्त हो सकता है, बदले में ये कुछ देंगे। इस तरह से यहाँ पर एक मित्रता का संबंध बन सकता है। तो इतिहासकार का यह भी कहना है कि कुछ समय के बाद असुरों लोग से इनका भिड़ंत नहीं हुआ, असुरों से इनका लड़ाई भी हुआ, ठीक है। इनका मुंडाओं का किस बात को लेकर के लड़ाई हुआ? असुर लोग जो लोहा गलाते थे, जो छाई होता था, उनको वो जो फेंकते थे, इससे इनका फसल बर्बाद हो रहा था, ठीक है। समझने का कोशिश करें। असुर लोग जो लोहा गलाते थे, लोहा गलाने का काम करते थे, उससे उसका जो छाई है उसको जब ये लोग फेंक रहे थे तो मुंडाओं का फसल बर्बाद हो रहा था। इस कारण दोनों में मतभेद हुआ और लड़ाई हुआ। मुंडाओं के लोक गीतों में कहना है, लोक कथाओं के अनुसार मुंडाओं ने फिर असुरों को उन्हीं भट्टियों में झोंक दिया, जिन भट्टियों में ये लोग लोहा गलाने का काम करते थे, उन्हीं भट्टियों में झोंक दिया, जिसके कारण बहुत सारे असुर नागों की हत्या कर दी गई थी, या फिर समझ सकते उनका देहांत हो गया था। ये भी सिर्फ मुंडाओं के आगमन के बारे में, उनकी राज्य स्थापना के बारे में, लेकिन हम लोग के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इनके बीच में सुतिया नागखंड में सुतियापाहन के बाद कौन राजा हुए नहीं हुए, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर नाग वंशावली हम लोग देखें तो नाग वंशावली के अनुसार 64 ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, मुंडा राज्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 64 ईस्वी पूर्व में कहा, किसके अनुसार? नागवंशावली के अनुसार। थोड़ा याद रखिएगा ये डेट, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा कुछ और देखेंगे। 64 ईस्वी में इनका कहना है नागवंशावली के अनुसार कि नागवंशी राज्य की स्थापना हुई, जिसके पहले राजा थे फनी मुकुट राय। अब इनकी राज्य की स्थापना जो हुई, किसके राज्य को विस्थापित करके? तो मुंडा राज्य। इतने लंबे समय से जो मुंडा राज्य चली आ रही थी, जिसके बारे में 600 ईसा पूर्व के पहले की बात कर रहे हैं, तो 64 ईसा पूर्व में ऐसा क्या हुआ कि मुंडा राज्य की स्थापना जो हुई थी वो खत्म हो गया और एक नए वंश की स्थापना हुई, नागवंशी। तो ऐसा क्या हुआ होगा? तो इतिहासकारों का मानना है कि जो मुंडा जनजाति थी वो उरांव लोग से परेशान थे, ठीक है। उरांव लोग से परेशान थे, जिस कारण इन्होंने राज्य सत्ता नागवंशी लोग को दे दिए और खुद यहां से विस्थापित हो गए, ठीक है। उरांव लोग को से परेशान होकर के अपनी सत्ता मुंडा राज्य ने किनको दे दिए? नागवंशी शासक को दे दिए, और इस क्षेत्रों से ये लोग विस्थापित होना शुरू कर दिए, यहां से जाना शुरू कर दिए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुंडा और उरांव में दोनों में ही जो राजा चुनने का जो शासक चुनने का जो नियम है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही जटिल था। तो इस चीज से परेशान होकर के वे लोग दोनों ने ही आपसी सहमति से, ठीक है, आपसी सहमति से एक शासक चुने जो थे फनी मुकुट राय, ठीक है। आपसी सहमति से दोनों ने एक शासक चुने, कौन? फनी मुकुट राय को, और ये नागवंश के थे, इसलिए नागवंशी राज्य का स्थापना हुई। और ये फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ, मतलब आगे जो लोग पढ़ेंगे वो नागवंशी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये मुंडा राज्य का आगमन और मुंडा शासन व्यवस्था का हस्तांतरण भी हम लोग देख लिए। सटीक जानकारी है नहीं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, बस लोकगीत लोक कथाओं से पता चलती है हम लोग को ये सब चीज के बारे में।
थोड़ा सा नागवंशी हिस्ट्री देखते हैं। मगध साम्राज्य के समय, या फिर हम लोग छोड़ देते हैं, यहां देखते हैं महाभारत युद्ध के पश्चात। महाभारत युद्ध के पश्चात परीक्षित को नागों ने मार दिया था। ठीक है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, नागवंशी या नाग के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में हम लोग जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात परीक्षित राजा को नागों ने मार दिया। ठीक है, इनके पुत्र थे जन्मेजय, ये बड़े ही शोकाकुल हुए और प्रतिशोध लेने के लिए, किनसे? नागों से प्रतिशोध लेने के लिए, क्योंकि इनके पिता की हत्या, मतलब परीक्षित की हत्या नागों ने कर दिया था, तो प्रतिशोध लेने के लिए इन्होंने क्या किए? नाग यज्ञ किया। ऐसा मान्यता है कि इस यज्ञ करने से, इसकी सफलता से नाग लोग जो थे वो मरने लगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत जब पढ़ेंगे वहां पर हम लोग परीक्षित, या फिर अगर पढ़े होंगे, देखे होंगे तो पता होगा आप लोग को। महाभारत का युद्ध के पश्चात परीक्षित को नाग लोगों ने मार दिया, नागासुरों ने। तो इनके पुत्र जो जन्मेजय थे, प्रतिशोध लेने के लिए, इनसे बदला लेने के लिए उन्होंने प्रण लिया कि सारे के सारे नाग लोगों की ये हत्या कर देंगे। इसके लिए इन्होंने नाग यज्ञ शुरू किया, और नाग यज्ञ की सफलता के साथ ही साथ नाग लोग मरने लगे। ठीक है, तो कुछ ऋषि मुनियों ने इनको रोका, कुछ ऋषि मुनियों ने इनको ऐसा करने से रोक दिया, नाग यज्ञ से करने से रोक दिए, क्योंकि धीरे धीरे सारे नाग लोग क्या मर रहे थे, इससे इनको रोके ऋषि मुनियों ने। इसी दौरान कुछ नाग लोग जो बच गए वो भागना शुरू कर दिए, इधर उधर भागना शुरू कर दिए, कहीं छुप के रहना शुरू कर दिए, अपना वेश बदल कर रहना शुरू कर दिया। तो एक नाग थे पुंडरीक नाग, या फिर इस तरह से करते हैं, पुंडरीक नाग। वो क्या किए? वेश बदले, अपना वेश बदल करके ये कहां पहुंचे? बनारस। थोड़ा सा नाग वंश के बारे में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो नाग यज्ञ जब शुरू हो गया, सारे नाग लोग मरने लगे, उसी समय पुंडरीक नाग अपना वेश बदल करके कहां पहुंचते हैं? भागते हुए बनारस। बनारस में एक संत के यहां पर ये शास्त्र का ज्ञान देते हैं। ठीक है, शास्त्र का ज्ञान ले रहे थे। इसी दौरान इनको एक कन्या से प्रेम हो जाता है, नाम है पार्वती। ठीक है, ये कौन थे? पुंडरीक नाग। भागते हुए बचते हुए पहुंचे बनारस। बनारस में एक साधु संत के यहाँ शास्त्र का ज्ञान ले रहे थे। वहीं पर एक कन्या पार्वती से इनका प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है इनको। जिसके बाद इन्हीं लोगों ने, मतलब जो इनके गुरु थे, गुरु लोग ने इनका विवाह करा दिया। पुंडरीक नाग और पार्वती का विवाह करा दिया गया। कुछ समय के पश्चात पार्वती गर्भवती हुई। ठीक है, पार्वती गर्भवती हुई। उसी दौरान ये दोनों, पुंडरीक नाग और पार्वती, तीर्थाटन के लिए कहां निकलते हैं? पुरी। समझिएगा। ठीक है, फिर से एक बार हम बता रहे हैं कि परीक्षित की हत्या कौन कर दी? नाग लोगों ने। इनका प्रतिशोध लेने के लिए इनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ करना शुरू कर दिया। इस यज्ञ के बारे में मान्यता है कि इससे नाग लोगों का देहांत होना शुरू हो गया। तब कुछ ऋषि मुनियों ने इनको रोका इस यज्ञ से। इसी दौरान पुंडरीक नाग या कुछ और भी नाग जो थे बच करके इधर उधर भागना शुरू कर दिए थे। पुंडरीक नाग अपना वेश बदल करके पहुंचे बनारस। बनारस में एक साधु के यहाँ पर ये शास्त्र का ज्ञान ले रहे थे। इसी दौरान इनको एक कन्या पार्वती से प्रेम होता है, जिसके पश्चात इनके गुरुदेव ने इन लोगों का शादी करा दिया, मतलब पुंडरीक और पार्वती का।
कुछ समय पश्चात फिर ये पार्वती गर्भवती होती है। इसी दौरान ये दोनों निकलते हैं पुरी, किस लिए? तीर्थाटन करने के लिए, तीर्थ के लिए पुरी निकलते हैं। इसी के समय मतलब पुरी जाते समय एक जगह मिलता है सुतियांबे, झारखंड से होते हुए जा रहे थे सुतियांबे। यहां पर तालाब के किनारे, ठीक है, सुतियांबे गांव में, सुतियांबे स्थान में तालाब के किनारे पार्वती ने एक बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, पार्वती ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके पश्चात पार्वती की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, समझिएगा, बच्चे को जन्म देने के बाद पार्वती की मृत्यु हो जाती है। इस शोक में पुंडरीक भी मर जाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही अगर बात करें, माता पिता का मृत्यु हो गई, बच्चा रो रहा था, बच्चा का जन्म हुआ, बच्चा रो रहा था। यहाँ पर इस रोते हुए बच्चे को एक पंडित ने देखा, हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से, एक पुरोहित ने देखा और इसकी खबर उन्होंने किनको की? इस समय सुतियांबे हम लोग अभी पढ़े थे इनके बारे में, राजा थे मदरा मुंडा। ठीक है ना, बच्चे की रोने की खबर पुरोहित ने किनको दी? मदरा मुंडा ने। क्या बताया कि बच्चे का जन्म हुआ है, उसके पश्चात वहीं पर दोनों माता पिता की लाश पड़ी हुई है, माता पिता मर चुके हैं। ये खबर पहुंचती मदरा मुंडा के पास, ये आते हैं देखने के लिए बच्चे को, और ये बच्चे से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये जो लोक कथा है इसके अनुसार ये प्रभावित होते हैं और इसको गोद ले लेते हैं। ठीक है, क्या देखें, इनको गोद ले लिए। यही बच्चा आगे चल करके कौन बनता है? फनी मुकुट राय। यही बच्चा कौन बना आगे चल करके? फनी मुकुट राय। कौन थे ये? पुंडरीक नाग और पार्वती के बच्चे थे। इनका पालन पोषण किसने किया? तो मदरा मुंडा ने किया। तो यही बच्चा कौन बना? फनी मुकुट राय बना। इनका जन्म कब हुआ था? 64 ईसा पूर्व में। हम अभी बात किए थे कि ये डेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ? 64 ईसा पूर्व, 64 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं है, 64 ईस्वी में, मतलब एडी में। नाग वंशावली में क्या दिया हुआ है कि नागवंशी राज्य की स्थापना कब हुई? 64 ईस्वी में। और जो पहले राजा थे कौन थे? फनी मुकुट राय। क्या ये पॉसिबल है? जब बच्चा जन्म हुआ उसी के दौरान ये कैसे राजा बन सकता है? तो इस समय ये राजा नहीं बने थे 64 ईस्वी में। इनका राज्य स्थापना कब हुआ? 84 ईस्वी में। लेकिन नाग वंशावली में कब से दिया हुआ है? 64 ईस्वी में। ये तिथि हम लोग याद रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाग वंशावली के अनुसार 64 ईस्वी पूर्व में हुआ था। फिर अदर जो हम लोग जगह से जानकारी मिलती है वो 84 ईस्वी में, क्योंकि 64 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये फनी मुकुट राय के जन्म के बारे में कहानी थी, मतलब ये लोक कथा थी। कहीं कहीं से इसके बारे में इस तरह की भी जानकारी मिलती है कि फनी जो पुंडरीक नाग थे, जो पुंडरीक नाग थे, ये तो एक नाग थे। एक बार क्या हुआ था कि पार्वती ने इनको सोते समय देख लिया कि इनका जीव जो है दो कैसे है, या इनका जीव जो आम इंसान का जीव होता है उससे अलग कैसे है। ठीक है, ये लोकगीत है, लोक कथा के अनुसार हम बता रहे हैं कि पुंडरीक नाग को सोते समय एक बार पार्वती ने देख ली कि इनका जीव जो है आम इंसानों से अलग है। तो इन्होंने सवाल किया कि आपका जीव अलग क्यों है? हम लोग का जीव तो ऐसा नहीं है, आपका दो जीव दिख रहा है, ऐसा क्यों है? लेकिन इन्होंने टाल दिया, कुछ नहीं बताया। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, क्यों है ऐसा नहीं है, बस बहाने करके किसी तरह से टाल दिए। जब ये लोग तीर्थाटन में निकलते हैं,
कहां पर, पुरी के लिए, और पहुंचते हैं सुतियांबे के तालाब के पास, जहां ये लोग विश्राम कर रहे थे। ठीक है, ये गर्भवती थी, विश्राम कर रहे थे। तो पार्वती ने बड़ी जिद से फिर इनसे पूछा कि बताइए क्यों है ऐसा, आपके पास क्या छुपा रहे हैं हमसे, आपको बताना होगा। इस तरह से जिद करना शुरू कर दी। जिद के कारण पुंडरीक नाग ने, जब बच्चे का जन्म हुआ, इसमें बच्चे का जन्म हो गया, तो जिद के कारण और बच्चे के जन्म की खुशी से इन्होंने बता दिए कि कौन हूं मैं। वो बता दिए कि मैंने वेश बदला है, हम कौन है, हम एक वास्तविक जो रूप से है एक नाग है, वास्तविक रूप से क्या है, एक नाग है। बस हम अपना वेश बदल करके यहाँ पर आए हैं। जब जन्मजय ने यज्ञ करना शुरू कर दिया, बस वो कहानी वो बता रहे। ये बता करके, ये अपना सीक्रेट क्योंकि ये बता चुके थे पुंडरीक नाग, बता करके क्या किए, वो जो सुतियांबे का तालाब है वहां पर छलांग लगा दिए। ये सब सुन करके पार्वती शोकाकुल हुए, देखे ये सब चीज घटना को भी, और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी दौरान पार्वती की भी मृत्यु हो जाती है। बच्चा रो रहा होता है, बारिश हो रही होती है, बच्चा रो रहा होता है। जो पुंडरीक नाग तालाब में छलांग लगा देते हैं, वही बाहर आते हैं और अपना फन के साथ, क्योंकि ये नाग थे ओरिजिनल में, तो अपना फन के साथ बच्चे को छाव देते हैं। एक तरह से जो बारिश हो रही होती है उससे उनको ढक देते हैं, वो छाव दे रहे हैं। उसी समय एक पुरोहित वहां से गुजर रहा होता है। कौन? एक पुरोहित। उन्होंने ये सब चीज को देख लिए। नाग ने उनको समझाया, मतलब पुरोहित को समझाया कि ये बच्चा आगे चल करके महान राजा बनेगा, बड़ा ही प्रतिभाशाली बनेगा, ये प्रतिभाशाली राजा होगा। तो ये सब चीज के बारे में घटना फिर पुरोहित किनको देते हैं, मदरा मुंडा को देते हैं। मदरा मुंडा यहाँ पहुंचते हैं, जब तक ये नाग पुंडरीक नाग गायब हो जाते हैं, और उन्होंने, मतलब मदरा मुंडा ने इस बच्चे को गोद ले लेते हैं, और यही बच्चा फिर कौन बनता है, फणिमुकुट राय, नागवंशी के प्रथम राजा। इस तरह से अलग अलग कहानियां हैं इनके बारे में। हम लोग को याद रखना है इसमें कि इनके माता पिता कौन थे। इनके पिता का नाम क्या हो गया, फणिमुकुट राय के पिता का नाम हो गया पुंडरीक नाग, माता का नाम हो गई पार्वती। इनका पालन पोषण किसने किया, तो मदरा मुंडा ने, जो कि मुंडाओं के अंतिम शासक थे। ठीक है, फणिमुकुट राय जब राजा बनते हैं तो वे भी अपनी राजधानी कहाँ रखते हैं, सुतियांबे को। कहाँ रहेगी राजधानी, सुतिया नागखंड पहले से राज्य का नाम था, राजधानी जो पूर्व से थी सुतियांबे, वही रही राजधानी। इनका कार्यकाल 84 ईस्वी से, या फिर नागवंशावली के अनुसार 64 ईस्वी से हम लोग देखें 162 ईस्वी तक रहा। ठीक है, कौन, फणिमुकुट राय का। इनके पश्चात जो राजा बने वो है मुकुट राय। इनका कार्यकाल है 163 से लेकर के 221 ईस्वी तक। तीसरे जो राजा हुए वो है मदन राय। ये हम नागवंशावली के अनुसार बता रहे हैं। ये रहे 222 से लेकर के 278 तक। फोर्थ जो राजा बने वो थे प्रताप राय। ये राजा रहे, इनका कार्यकाल था 278 से लगभग 307 ईस्वी तक। इन्होंने राजधानी परिवर्तन की। ये सवाल आते हैं कि प्रताप राय ने राजधानी परिवर्तन करके सुतियांबे से कहां किए थे। इन्होंने राजधानी परिवर्तन किए सुतियांबे से चूटिया। ठीक है, प्रताप राय ने राजधानी परिवर्तन करके सुतियांबे से कहां किए, चोटिया। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।